कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं हो जाएंगी शुरू। दिल्ली से सुबह 4:30 बजे पहला विमान होगा रवाना। लखनऊ से भी विमान सेवाएं होंगी शुरू। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। ओमान से बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर विशेष विमान पहुंचा भारत। दूसरे शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से पहुंचाया जा रहा है घर। चिकित्सीय जांच के बाद उन्हें किया जा रहा है क्वारंटीन। और आज चांद देखने के बाद कल मनाई जाएगी ईद। मस्जिदों व ईदगाहों में 5 लोग ही अदा कर पाएंगे नमाज। धार्मिक गुरुओं ने लोगों से घरों पर ही नमाज अदा करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। कल से देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। कल राजधानी दिल्ली से पहली घरेलू उड़ान सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा कि 30 मई तक घरेलू उड़ानें राज्य में बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 31 मई तक राज्य में उड़ानें न शुरू करने के लिए आग्रह किया। इस बीच अन्य राज्यों ने विमानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन के लिए नियम बताए हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर स्थगित घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी के तहत एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट की सफाई करने जैसे एहतियाती कदम उठा रही है। वहीं एयरलाइंस के जो संचालक हैं उनके लिए यह जरूरी है कि वो संचालन से पहले सभी हवाई जहाजों को अच्छे से साफ करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को सफर करने वाले यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यात्रियों के उड़ान के 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। साथ ही निजी वाहन के जरिए हवाई अड्डे पर पहुंचे प्राइवेट कैब न लें। फिलहाल वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो हाई रिस्क पर हैं उन्हें हवाई सफर से बचने की सलाह दी गई है। सभी यात्री मास्क और ग्लव्स पहने और सिर्फ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हालात के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 2 से 3 महीने में शुरू होने के संकेत दिए हैं। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी की प्रक्रिया जारी है। ओमान की राजधानी मस्कट से बिहार और झारखंड में रहने वाले लोगों को लेकर विशेष विमान एयरपोर्ट गया पहुंचा। हवाई अड्डे पर मेडिकल टीम द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। मस्कट से आए हुए कुल 132 यात्रियों और 2 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही यात्रियों को बस के द्वारा संबंधित जो आवासित स्थल है वहां तक पहुंचाया गया। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है। इसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन में फंसे इंदौर और मध्य प्रदेश के 93 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान आज सुबह मुंबई होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। इस विमान में मध्य प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों के 93 यात्री वापस आए। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की जांच की गई। क्वारंटाइन रहने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में एक राज्य दूसरे राज्य और एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले श्रमिक सकुशल अपने घर पहुंच सके, इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार बेहद गंभीर है। मुरादाबाद जनपद के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में एक ट्रांजिट कैंप बनाया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य से आने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में भेजे जाने का कार्य परिवहन निगम की बसों द्वारा किया जा रहा है। श्रमिकों को बस से रवाना करने से पूर्व सभी का थर्मल स्कैनिंग और भोजन पानी देकर उनको भेजा जा रहा है। ट्रांजिट कैंप से बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर के लिए हर रोज दर्जनों बसें रवाना हो रही हैं। वहीं सरकार के द्वारा की गई व्यवस्था से श्रमिक बहुत खुश हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए घर जाने के बाद क्या होता है। उनको लिए यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो हम लोगों को गांव छोड़ के, और धन्यवाद उनका। बल्लभगढ़ काम करते हैं। अच्छा। और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जा रहे हैं। मेरा नाम कमल कुमार, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। फरीदाबाद हरियाणा में जॉब करता हूँ
और मुझे आने में कोई असुविधा नहीं हुई। मैं इसीलिए हरियाणा सरकार और यूपी सरकार दोनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये हरियाणा के हरियाणा से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं। हरियाणा से जो श्रमिक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, ये 4 मंडलों के आ रहे हैं। आजमगढ़ मंडल के, सहारनपुर के, मुरादाबाद के और ये गाजियाबाद के। इनको सबको हम छटनी करके जनपदवार छटनी करते हैं। उसके बाद में इनके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर बसवार बिठा के इनका हेल्थ चेकअप कराते हैं। फिर बसवार बिठाते हैं, सबको खाना देते हैं, पानी देते हैं और यहाँ से रवाना कर देते हैं घर। लेकिन कल से अब तक 55 बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। सोनभद्र में लॉकडाउन में दूसरे प्रांतों में फंसे कामगारों और मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। प्रदेश सरकार द्वारा मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए रेलवे की सहायता से न सिर्फ फ्री टिकट देकर बल्कि उनके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था करके उनको गंतव्य तक पहुंचा रही है। विशेष ट्रेन से जनपद पहुंचे कामगारों की सुविधा प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस स्वयं कर्मचारियों के साथ प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग से लेकर पंजीकरण के कार्य में लगे हैं। साथ ही उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराकर बसों से उनको गंतव्य तक भिजवा रहे हैं। विशेष श्रमिक ट्रेन से आए यात्री सरकार के काम से खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ा है। टिकट वहीं से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। नहीं सर, टिकट उन्होंने दिया था, मतलब टिकट वहीं से मिला था, पैसा वैसा नहीं लगा। सरकार ने लॉकडाउन में अनेक मजदूरों और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे मजदूरों और गरीब परिवारों को उसका फायदा मिल सके। प्रयागराज के सोराव विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने बताया कि क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को सीधे मिल रहा है। लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। क्षेत्र की महिला रीना कुमारी ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन में उज्ज्वला योजना में फ्री गैस प्राप्त हुई। वहीं गुड्डी ने बताया कि उनको सरकार द्वारा फ्री में राशन भी प्राप्त हो रहा है। किसान सम्मान निधि सीधे उनके खाते में पहुंच रही है, जो लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा सहारा बनी है। इस समय सरकारी योजनाओं से लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। उज्ज्वला गैस लॉकडाउन में मिला है, मोदी का धन्यवाद करती हूँ। लॉकडाउन में 500 रुपया हमारे खाता में आता है, वही परिवार चलाता है। मोदी तरफ से धन्यवाद करती। लॉकडाउन के समय किसान निधि से मुझे 2000 रुपये मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी जो कि वैश्विक है, पूरी दुनिया में को निगल रही है, हमारे देश भारत में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस संबंध में हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तरह तरह की सुविधाएं गरीबों के लिए किया है, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत तो पहले से भी गैस मिल रहा था, उसमें सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में उन्होंने फ्री में सिलेंडर लोगों को दिया है। राहत सामग्री में खाद्य सामग्री भी कोटे से लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और फ्री में भी मिल रहा है राशन। इसके साथ ही साथ किसान सम्मान निधि जो सरकार ने प्रारंभ किया है 2000 रुपया किसानों के खाते में, वो भी उपलब्ध हुआ है किसानों के खाते में लॉकडाउन के समय में भी। और जो तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचवाने का कार्य करें। इसी कड़ी में हमारी पूरी नज़र पूरी विधानसभा में रहती है, हम बराबर संपर्क में रहते हैं। तो हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। महाराष्ट्र से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरनगर पहुंची तो श्रमिकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ट्रेन में 3 दिन की थकान को मानो वो भूल गए हों। श्रमिकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। 12 घंटे की देरी से पहुंची ट्रेन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 55 जिलों के 1150 श्रमिक वापस आए। मुजफ्फरनगर से सभी श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनको जिलों के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराया गया। भूख से बेहाल श्रमिकों ने प्रशासन को धन्यवाद दिया। श्रमिकों ने बताया कि वह 3 दिन से ट्रेन में थे। उन्होंने बताया कि रोजगार छूटने से इनके सामने भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में श्रमिक स्पेशल ट्रेन ने उन्हें घर पहुंचाकर जीवन दान दिया है। दोबारा से वहाँ से हम लोग ट्रेन में बैठाया गया, स्पेशल ट्रेन में
फिर हम लोग मुजफ्फरनगर से, अब यहाँ से जो भी मिलेगा हम लोग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छे से पूना में 2 महीने से फंसे हुए थे, तो उसे उतने है बहुत परेशानी हो रही थी हम लोग को। तो हम लोग फिर रेलवे में आए, तो यूपी में आए हैं, मिर्ज़ापुर गए। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री का कि हम लोग को यूपी में हम लोग को पहुँचाएं सही सलामत। जी सर, हम पूना में फंसे हुए थे 2 महीने से। सुविधा बहुत अच्छी मिली, खाने पीने की बहुत अच्छी सुविधा मिली सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हम लोग गोरखपुर तक बस के द्वारा जा रहे हैं। उसमें 1045 श्रमिक थे और उसमें जो है 11 बजे ट्रेन आई है, मुंबई से चल करके यहाँ तक आई है। उसमें 45 जिलों के लोग थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के, और उनको हम लोग 23 बसों में पहले से हमने रूट में बना रखा था, तो उसी 23 बसों से उनको हम भेज रहे हैं उनके जनपद पे। साथ ही साथ आने के बाद उनके थर्मल स्कैनिंग और बाकी जांच की गई मेडिकल टीम द्वारा, और भोजन और पानी की व्यवस्था करा करके उनको सबको भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन हथियारों से कोरोना को परास्त करने का तरीका बताया है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, आरोग्य सेतु ऐप, सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर और कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा जैसे संदेश शामिल हैं। ताजनगरी आगरा में प्रमुख चौराहों पर 3D पेंटिंग्स बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा हरि पर्वत चौराहे पर डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस और मीडिया कर्मियों को पेंटिंग्स के जरिए कोरोना योद्धा दर्शाया गया है। वहीं चौराहों पर कोरोना वायरस रूपी एक पेड़ भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा, लॉकडाउन, आरोग्य सेतु ऐप, सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भी 3D पेंटिंग से दिया गया है। देखिए, ये वैश्विक महामारी कोरोना, इससे लड़ने के लिए और इसे हराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नीतियां तय करी, निर्धारित करी। उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए, चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की बात करें, चाहे आरोग्य सेतु ऐप की बात करें, कोरोना योद्धाओं के सम्मान की बात करें इत्यादि, उन्हीं नीतियों को आधार बनाते हुए हमने चौराहों पर साज सज्जा और 3D पेंटिंग रोड पे करने का अभियान शुरू करा। इससे लोगों में जागरूकता का और लोगों में मनोबल बढ़ाने का काम करने का एक काम करेंगे। इस प्रकार का हम लोगों ने इसको अभियान की शुरुआत की। जैसे हरि पर्वत चौराहे प्रमुख चौराहा है, देश जीतेगा कोरोना हारेगा, इस पर हमने तिरंगे का आप देख सकते हैं फॉर्म लिया, और उस तिरंगे में हमने यहाँ पर 2 हाथ जो ज्वाइंट किया कि यूनाइटेड एफर्ट्स, मतलब मिलजुल के हम सबको, प्रशासन, शहरवासियों को सबको मिलके, सरकार को और शहरवासियों को सबको मिलके इसको हराना है। परंतु 2 गज की दूरी सबके लिए ज़रूरी, ये भी हमने इसमें विषय रखा कि सबको मिलके तो हराना है, पर 2 गज की दूरी भी रखनी है। जनपद शाहजहांपुर में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में जनपद के 1004 ग्राम पंचायतों में 1831 कार्यों में 63,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जनपद प्रशासन ने प्रवासी श्रमिकों का श्रेणीकरण कर उनकी कुशलता के आधार पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बैंक से लोन देकर उन्हें व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। तहसील जलालाबाद के गांव ठिगरी में खेतों तक जाने वाली कच्ची सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें 125 मजदूर काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों ने कहा कि मनरेगा के काम शुरू होने से हम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे मौके पर हम लोगों को काम देकर हमारी जिंदगी आसान की है। इससे पहले शाहजहांपुर जिले में रहता था, लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मुझे मिल पाया, इसलिए मैं अपने ग्राम ठिंगरी में आ गया हूँ। यहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा नरेगा चलाया गया है, उसके जरिए मुझे काम पर दिन मिलता है और 201 रुपये जो है दिहाड़ी मिलती है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार को, जो मोदी जी ने हर गांव तक ये योजना पहुंचाई, जिससे जो बेरोजगारों को खाने की इंतजाम किया गया और उससे जो पैसा मिलता है वो अपने पेट पालन करते हैं। नाम रिंकू है, पिता का नाम बालकराम है, ग्राम ठिंगरी का रहने वाला हूँ। उत्तर पानीपत में काम कर रहा था, वहाँ काम बंद हो गया। यहाँ के नरेगा चालू हो गया, यहाँ काम मिलता है 200 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी 204 रुपये की मिलती है। इसके बाद हम अपना साग सब्जी लाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा नाम कोंडीलाल कश्यप, ठिंगरी में रहते हैं, नरेगा में काम करते हैं। साहब कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो हमको खाने पीने की आराम मिलती है, व्यवस्था बहुत ठीक चलता रहे तो हमारा रोजगार होता रहे, हमारा भोजन चलता रहे। प्रधानमंत्री की योजना चालू हुआ है, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। सब चलता रहे तो हमको आराम मिलेगी। शाहजहांपुर में 1070 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 1004 ग्राम पंचायतों में आज की तिथि में 1831 कार्य चल रहे हैं, जिसमें 63,808 मजदूर मनरेगा श्रमिक कार्यरत हैं।
सीडीओ साहब के द्वारा इस दिशा में प्रयास करते हुए कार्रवाई और की जा रही है कि जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं सबका श्रेणीकरण कराया जा रहा है, ताकि हमको ये पता लग सके कि उनमें से कितने कुशल श्रमिक हैं, कितने अकुशल श्रमिक हैं। जो अकुशल श्रमिक होंगे उनको मनरेगा के माध्यम से सेवा नियोजित करने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनकी रोजी रोटी में कोई संकट ना आने पाए। और जो कुशल श्रमिक होंगे उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत और मुद्रा योजना के तहत या अन्य लघु व्यवसाय कोई करना चाहेगा तो उसके तहत बैंक से लोनिंग इत्यादि कराकर उनको रोजगार सृजित करने की चेष्टा आने वाले समय में की जाएगी। मेरठ में कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए आपदा राहत सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के खातों में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। उप श्रम आयुक्त दीप्तिमान भट्ट ने बताया कि मेरठ जिले में 83 पंजीकृत कामगार हैं, जिनमें से 77,000 कामगारों को प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपए की धनराशि भेज दी गई है। मेरठ श्रमिकों को इस योजना का लाभ देने में दूसरे स्थान पर है। उप श्रम आयुक्त ने बताया कि द्वितीय किस्त की धनराशि 25,000 श्रमिकों के लिए बैंक में भेज दी गई है, जो मंगलवार को उनके खातों में पहुंच जाएगी। वहीं लॉकडाउन में सरकार की तरफ से 1,000 रुपए मिलने से श्रमिकों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया है। रहने वाला हूँ और जी फर्नीचर का काम करता हूँ जी। आज लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी ने हमारे खाते में 1,000 रुपये डाले हैं पिछले महीने आई जी, और मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जी। ऐसे उसमें बहुत अच्छी योजना दी और आगे भी ऐसी योजना दें तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इस लॉकडाउन के चलते कहीं काम या कोई कुछ नहीं मिल पा रहा था, कोई काम नहीं है कुछ भी, तो इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों के खाते में 1,000 रुपये भेजे हैं, जो इस समय हमारे काम आ रहे हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का। और ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने 1,000 रुपये हमारे खाते में डलवाए हैं। देखिए, जब लॉकडाउन की स्थिति प्रदेश में लागू हुई और हमारे जो असंगठित क्षेत्र के कर्मकार थे, डेली कमाने खाने वाले, उनके सामने जब रोजी रोटी की समस्या आई तो प्रदेश सरकार ने आपदा राहत सहायता योजना नाम से इन लोगों के लिए एक योजना शुरू की, जिसमें हमारे यहाँ जो भी रजिस्टर्ड वर्कर थे, यानी कि जो हमारे यहाँ पंजीकृत श्रमिक थे, उनको सरकार ने 1,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को देने के लिए ये योजना लाई थी। जिसके तहत हमारे जनपद मेरठ की बात करें तो हमारे यहाँ 83,000 श्रमिक इस समय पंजीकृत हैं, जिसमें से हम इस समय आज की डेट में लगभग 77,000 लोगों को 1,000 रुपये की सहायता राशि की प्रथम किस्त दे चुके हैं। और जैसा कि सरकार से आदेश आ गए हैं कि इनको द्वितीय किस्त भी देनी है, तो हम अब द्वितीय किस्त देने के लिए भी तैयार हैं और जल्दी इनके खाते में पहुंच जाएगी। देखिए, जहां तक मेरठ की बात है, हम मेरठ जनपद हमारा जो है वो प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रमिकों को लाभ देने वाला मेरठ प्रदेश का दूसरा जिला है। वैश्विक महामारी कोरोना से लॉकडाउन के दौरान उपजे गंभीर संकट से निपटने के लिए पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा दी गई राहत पैकेज की घोषणा से सभी वर्ग के लोग खुश हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योगों के साथ कृषि कार्य और किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भारत के लिए वरदान साबित होगी। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए गए एग्रीकल्चरल पैकेज को अतुलनीय और देश को वैश्विक महामारी से उबारने में सहायक बताते हुए कहा कि पैकेज में किसानों के हितों के साथ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का विशेष योगदान होगा। कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी अनाउंसमेंट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वह बहुत ही अतुलनीय है। जो 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज दिया है, उसमें अगर हम देखें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को लोन के लिए है, उससे 2.5 करोड़ किसानों को जो डायरेक्ट लोन मिल सकता है, एक बहुत बड़ी फायदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 1 लाख करोड़ जो कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा किसानों को। साथ ही साथ फिशरीज सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में 15,000 करोड़ रुपए दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा फायदा मुझे दिखाई देता है, जो एमजी नरेगा से जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनके लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक फंड एलोकेट किया गया।
बाराबंकी जिले में खेती का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। किसान धान, गेहूं और गन्ने जैसी परंपरागत खेती छोड़कर कम लागत और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल लगा रहा है। ताइवानी खरबूजा और तरबूज जैसी फसल बो रहा है। इस फसल में किसान को 1 एकड़ में 60 से 90 दिन में 2 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। औसतन कम लागत में ज्यादा मुनाफा होने के चलते जिले में हर साल तरबूज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। ताइवानी तरबूज की मांग प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में काफी ज्यादा है, जिसके चलते किसानों की तरबूज की फसल आसानी से बिक जाती है। लेकिन बेमौसम ओलावृष्टि और जारी लॉकडाउन की वजह से उपज का जायज दाम नहीं मिल सका है। हमारे बाराबंकी जनपद में लगभग 4-5 साल से जो है खरबूजे तरबूज की खेती होती है। जो हमारे यहाँ ताइवान से एक अनमोल वैरायटी का तरबूज मंगाया गया, जो अंदर पीला होता है, काटने पर पीला निकलता, बहुत ही मीठा होता है। जैसे आम मीठा होता है वैसे तरबूज ये हमारा मीठा होता है। इसकी डिमांड भी लगभग इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आमों के लिए विश्व प्रसिद्ध मलिहाबाद में पद्मश्री करीमुल्ला ने कोरोना वायरस के दौर में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर्स व पुलिस को समर्पित फल आम बनाया। पद्मश्री करीमुल्ला ने बताया कि कोरोना वायरस के दौर में अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस व डॉक्टर्स दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि उन डॉक्टरों को रहती दुनिया तक जिंदा रहना चाहिए और ये फल जो हैं ये रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगे। हम और वो तमाम चलने फिरने वाले जानदार चीज़ें जो हैं वो दुनिया से चली जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन ये फल जो हैं ये हमेशा रहेंगे। तो हमारे दिल में यही बात आई कि हमारे साथ हमारे बच्चों के लिए बहुत से डॉक्टरों ने जान दे दी, बहुत से पुलिस वालों ने जान दे दी, तो हम इनके नाम से आम का नाम ये इस आम का नाम हमने डॉक्टर आम के नाम से रखा है और एक पुलिस के नाम से रखा है। तो दिल ये चाहता है ये मरने वाले डॉक्टर और पुलिस वाले रहती दुनिया तक जिंदा रहें। जब ये आम जाएगा लोगों के सामने, लोग देखेंगे और जिक्र करेंगे और खुश करेंगे कि हमारे मुल्क में ऐसे अच्छे लोग थे जिन्होंने अपनी जान दे दी और हम मुल्क वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को रात दिन मेहनत मशक्क़त करके उनकी जानों को बचा लिया। इसलिए हमने डॉक्टर नाम रखा है इस आम का और पुलिस आम का भी एक आम का नाम रखा है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ईदगाह में साफ सफाई की जा रही है। घास की कटिंग की गई है, पेड़ों की कटाई की गई है, पेंटिंग्स की गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि इस बार लाखों की संख्या में नहीं, सिर्फ 5 लोग ईदगाह में नमाज अदा करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बैली ने कहा है कि यह विपरीत समय है और लोगों से निवेदन है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजार में कुछ दुकानें अवश्य खुली दिखीं, लेकिन ग्राहक गायब हैं, सड़कों की रौनक गायब है, लोगों के चेहरों पर उल्लास गायब है, क्योंकि कोरोना इस धार्मिक मिलन और सौहार्द के त्योहार पर भारी पड़ रहा है। जहाँ तक ईद की तैयारियों का सिलसिला है तो आप सभी जानते हैं कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, कहीं पर कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती है। जहाँ पर आपने देखा ईदगाह में लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे, वहाँ भी जाहिर सी बात है सिर्फ 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे और जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ पर भी 4 से 5 ही लोग नमाज़ पढ़ेंगे। और हम लोगों ने ख़ुद भी आवाम से अपील की है कि सब लोग घरों ही पर रहें, घर ही पर नमाज़ पढ़ें, घर ही पर सेवइयाँ खाएं और घर ही पर ईद मनाएं। जैसे रहती थी, मान लीजिए जिस तरीके से नॉर्मल डेज में जो बनता था तो उस समय तो ग्राहक आते ही थे अच्छे से। अब इसमें तो 7 बजे तक का बंदी का भी समय है तो लोग इसमें कमी आते हैं, तो कमी आ रहे हैं, मतलब कम आ रहे हैं। कोई ग्राहक निकल ही नहीं रहा है, कोई ग्राहक इस समय तो निकल ही नहीं रहा है कि जल्दी बंद भी होना है मार्केट। एक साइड की मार्केट खुल रही है, एक पट्टी की, दूसरी तरफ की बंद है, तो इस वजह से जो है मतलब कोई कमी आ रहे हैं लोग। नवाबी शहर लखनऊ में भी ये साल ईद के लिहाज से फीका दिख रहा है। ईदगाह में 5 लोग नमाज अदा करेंगे, जहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे। बाजार आजीवन में खुले हैं, ग्राहक गायब है। जाहिर है कि जो बंदी है उसका असर इस ईद में दिख रहा है और ये ईद भी लोगों के लिए खुशी नहीं, सन्नाटे का सबब दिख रही है। दिनेश सिंह के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।
ईद को सादगी के साथ और घरों में ही रहकर मनाने के लिए अमरोहा में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि वो ईद उल फित्र की नमाज घरों पर रहकर ही अदा करें और इस त्यौहार को अपने घरों में रहकर सादगी के साथ मनाएं। ऐसे में घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, बाजार खुले हों तब भी बाजारों का रुख ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहार में भी लॉकडाउन का पालन हर हाल में अमल में लाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। इबादत के बाद रब से इस महामारी के खात्मे के लिए दुआ करें ताकि दुनिया भर के लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल सके और अमन चैन कायम हो सके। इन साल पूरी सादगी के साथ ईद उल फित्र को मनाया जाए। गैर जरूरी खरीदारी के लिए बाजारों में बिल्कुल न जाया जाए। दुकानें अगर खुली हुई भी हो तो हमें खुद अपने आप को, अपने भाइयों को और अपनी बहनों को इस मौके पर बाजारों में जाने से रोकना है ताकि भीड़ के इकट्ठा होने की वजह से, लोगों के जमा होने की वजह से बीमारी के फैलने का और आम होने का अंदेशा न रहे। और याद रखिए कि ईद का ये दिन दुआ की कबूलियत का मौका होता है। इसमें अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए घरों में रहकर खुशी का इजहार करें। ईद आने वाली है, इसी तरह हमें ईद की नमाज और उसके अमाल भी अपने घरों पर ही रहते हुए अदा करने हैं और अपने घरों पर रहकर इन अमाल के जरिए उन तमाम फजीलतों को हासिल करना है जो माह रमज़ान और ईद से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। और वहीं रामपुर की आवाम से उलमाओं सहित जिलाधिकारी रामपुर ने पुरजोर अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ईद की नमाज ईदगाह में नहीं होगी। मस्जिद में भी 5 लोगों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है। अलविदा की नमाज में मस्जिदों को बंद कर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया तथा 5 लोगों से अधिक ने नमाज अदा की। ईद की नमाज पर यदि ऐसा हुआ तो धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मीटिंग में पुलिस अधीक्षक रामपुर ने उलेमाओं से भी अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। कल किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईद की नमाज में और ईदगाह में कोई भी नहीं जाएगा और इसके लिए सभी उलमाओं ने ये एश्योर किया है। तो अलग अलग तरीके से सारे लोगों से इस बात को बताएंगे भी और आज मीटिंग में सारे लोगों ने बल्कि खुद ही सजेस्ट करके ये चीज़ कही और जिम्मेदारी के साथ उन लोगों ने इस बात को कहा कि जो नियम है उसका पालन करने के लिए सारे प्रतिबद्ध रहेंगे और किसी भी स्थिति में क्राउड इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। घरों में भी एहतियात के साथ लोग नमाज अदा करेंगे और उसके तरीके सारे उलमाओं ने बताए हुए हैं, उसका पालन करेंगे। मेरी प्रशासन की तरफ से भी सभी से अपील है कि ये एक आपदा का समय है और ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा समय आया है। हम सभी को एहतियात और सतर्कता और थोड़े से धैर्य के साथ इस समय काम लेने की ज़रूरत है। इस बार की ईद हम संयम के साथ मनाएं, घरों में रहकर मनाएं, सादगी से मनाएं। लॉकडाउन के बीच में भी गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की कवायद लगातार जारी है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा क्वेस्ट 2020 प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके तहत घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और गंगा के विषय में अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। गंगा क्वेस्ट 2020 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत ऑनलाइन क्विज कंपटीशन शुरू किया गया है। मकसद है गंगा की अविरलता और निर्मलता के महाअभियान से युवाओं को जोड़ना, उनमें नदी और जल संरक्षण की समझ विकसित करना। देश भर में कोई विद्यार्थी या आम नागरिक जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर हो इसमें पंजीकृत हो सकते हैं। इसके लिए आपको www.gangaquest.com पर लॉगिन करना होगा। ये क्विज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लॉकडाउन के बीच युवाओं को गंगा संरक्षण से जोड़ने की एक नया पहल करार दिया। गंगा क्वेस्ट जो कि एक देशव्यापी ऑनलाइन क्विज है, हमारे युवाओं को गंगा के साथ साथ जल एवं जल संसाधनों के संचय एवं संरक्षण के माध्यम से नदियों के साथ
एक मजबूत सहजीवी संबंध बनाने के लिए जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो रहा है। 7 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ था। अब तक तकरीबन 7 लाख प्रतियोगी पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगिता को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1 के तहत कक्षा 8वीं या उससे निम्न स्तर की कक्षाओं वाले छात्रों को लिया जाएगा। श्रेणी 2 के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र आएंगे। श्रेणी 3 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र कंपटीशन करेंगे। श्रेणी 4 के तहत वयस्क और वरिष्ठ नागरिक होंगे। प्रतियोगिता में 3 चरण हैं, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 30 मई तक प्रतियोगिता को आगे बढ़ा दिया गया है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रतियोगिता के नतीजे आएंगे। 30 तारीख तक हमने बढ़ा दिया, क्योंकि हमें इसका रिजल्ट 5 जून को निकालना है पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। इसलिए हम जितने मैक्सिमम इसको समय दे सकते हैं लोगों को, हम चाह रहे हैं। बेसिक उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, गंगा के संरक्षण से जुड़ें, गंगा के बारे में जानें, अभिरुचि आएगी और फिर इसमें फिर भविष्य में इसके संरक्षण में भी योगदान देंगे। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है, लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक। गंगा क्वेस्ट की शुरुआत 2019 में की गई थी। अपार सफलता मिलने के बाद इसे अब 2022 तक हर साल आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is God of beauty. Singing is God of beauty. झुके झुके सी नजर में तेरी तलाश लिए भटकते फिरते हैं हम रात अपनी लाश लिए। यही जुनून यही वहशत हो लिया या फिर वही हमें, लिया या फिर वही हमें, लो प्यार आपका। मुझे थोड़ी सी कमी लगी। क्या बढ़िया गाना तुमने चुना है, गाया भी खूब, निभाया भी खूब तुमने। जिस रांझे संग आँख जुड़ी वो राजा है, उसे देश है मैं नहीं जाना फिर याद आज कल याद कुछ और रहता नहीं, बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए। हमें तो शब्द नहीं क्लियर लगे। फिर सुनो सजना समेटो सुर। और अब आ रहे हैं इलाहाबाद से नितिन कुमार श्रीवास्तव। यारा यारा तुझसे मिला मुझे जीने का इशारा, तूने मेरी सहमी सी हंसी को मारा। सुन मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान, कैसे जाएगा गुजारा। यारा यारा पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना, पहन लिया मैंने तेरे प्यार का गहना। मुश्किल है अब तेरे बिन रहना, नैनों से कह दे दिन रात ना बहना।